तो पिछली क्लास में हमने क्लास 11th का यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को डिस्कस किया था जो कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब आज हम क्या करते हैं, उसके आगे को फिर से वहीं से फॉरवर्ड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कल हमने डिस्कस किया था कि यूनिट और डायमेंशन के लिए आपको वो 5 चीज़ें अगर आ जाती हैं, वो 5 चीज़ें क्या थी, एम, एल, टी और थीटा और ए। अगर आपको यानी ये 5 डायमेंशन पता है, क्या एम, दूसरा क्या था एल, तीसरा क्या था टी और चौथा क्या था थीटा और क्या था ए। ये 5 की डायमेंशन अगर आपको बीमा आती है तो आप किसी का भी मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ निकालते हैं, मैंने कुछ निकाली भी थी। वो जैसे मैंने निकाला था वेलोसिटी और फिर मैंने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या था वो बताया था आपको। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी बताया था, बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया था। और फिर बताया था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और क्या ना एक्सेलरेशन रह गया था, वेलोसिटी और मैंने बताया था स्पीड, उनकी डायमेंशन तक बता चुका था। ओके, तो एक बार फिर से थोड़ा सा नॉर्मल सा ऐसे रिव्यू लेते हैं। स्पीड का मैंने क्या बताया था, स्पीड इक्वल टू क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बताया था, स्पीड इक्वल टू क्या मैंने बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और सेम इसी तरह से वेलोसिटी का भी, ठीक सेम इसी तरह हमने वेलोसिटी का भी बताया था। ओके, किसका बताया था, वेलोसिटी का। किसका बताया था, वेलोसिटी। और वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। ओके, तो अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो चाल के यानी क्या हो गया यहाँ पे, चाल के लिए क्या यानी दूरी। दूरी का हमने बताया था क्या लिखते थे, दूरी की बीमा क्या, यानी डिस्टेंस किसी भी तरह के हो उसको हमेशा क्या कहेंगे, एल में मेजर करेंगे। लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डिस्टेंस हो, किसी भी तरह की डिस्टेंस हो, यहाँ पे लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और क्या हो, कोई भी तरह की डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, वो सब एल में होगा। टाइम को क्या कहते थे, यहाँ से टी, और ये टी ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1 हो जाता था। ठीक इसी तरह से यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा, एल और टाइम होगा टी, तो ये ऊपर गया जाके तो एल टी माइनस क्या हो गया, 1। हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी निकाल लिया है तो आप एक्सेलरेशन आराम से निकाल लेंगे। ओके, वेलोसिटी आ गई है तो वेलोसिटी निकाल ली है तो आप क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। क्या होता है बच्चा, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण बराबर क्या होता है, ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। होता है कि नहीं होता है, ये पढ़ा। इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, अब हमने क्या बताया, देखो हर एक चीज से एक ना एक कहीं रिलेशन मिलेगा। अभी हमने वेग की पढ़ी, वेलोसिटी के क्या होती है, एल टी माइनस 1 होती है। क्या होती है बच्चा, एल टी माइनस 1 होती है कि नहीं होती है, एल टी माइनस 1। और टाइम की क्या होती है, टी। तो ये टी ऊपर गया तो कितना है, 2 बार हो गया, यानी एल टी माइनस क्या हो गया, 2। तो टी ऊपर जाएगा, पावर माइनस में 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी टी की पावर कितना हो गया, एल टी माइनस क्या हो गया, 2, टी की पावर माइनस 2। अब एक्सेलरेशन आ गया तो बच्चा कहाँ मिलता है त्वरण, त्वरण कहाँ मिलता है, बल में मिलता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। होता है कि नहीं, बल एफ इक्वल टू एम ए पढ़ा, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, एफ इक्वल टू एम ए, वहां पर ए आया तो क्या आप ए से क्या निकाल सकते हैं, अब एफ नहीं निकाल लेंगे। देखिए आपने एक दूसरा पढ़ा था डायमेंशन, किसका, बल। और बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। यानी फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और यूनिट की अगर मैं बात करूं, यूनिट तो मैंने बताई नहीं। अगर यूनिट की बात करें, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अभी बताया था वेग क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और जो समय होता है वो क्या होता है, सेकंड। तो 2 सेकंड हो जाएंगे नीचे जाके तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का जो जहां पर भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, इसका मतलब वो एक्सेलरेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चा, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं बल की। बल मतलब यानी एफ इक्वल टू एम ए। अब देखिए अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए मास की क्या होती है, डायमेंशन पहले बताइए, मास की क्या होती है बच्चा, एम होती। और एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला, क्या निकाला, एल टी माइनस 2। क्या निकाला है हमने, एल टी माइनस 2 निकाला कि नहीं। तो क्या हो गया, एम एल टी माइनस 2। हुआ कि नहीं। तो देखिए एक दूसरे से रिलेशन है। मास की क्या होती है, यानी द्रव्यमान की क्या होती है, केजी में। इसीलिए हमने इसको क्या कहा था, मास, जहां भी मास दिखे वहां पर क्या लिख देंगे, कैपिटल एम।
जहां लेंथ ब्रेथ हाइट देखे वहां पर, जहां टाइम की बात हो रही है वहां पर क्या करेंगे टी, जहां टेम्परेचर की बात हो रही है वहां पर क्या रख देंगे थीटा, और जहां करंट की बात हो रही है वहां पर क्या रख देंगे बच्चा ए। तो बस ये चीजें आपको याद करनी है। ये 5 चीजों के अलावा आपका कोई एक्स्ट्रा टर्म यूज ही नहीं हो रहा, अभी हो रहा है कहीं हो रहा है। ये 5 से ही आप इतनी सारी बना लेंगे कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके जितने सिलेबस में है, सिलेबस से ज्यादा ही आप पढ़ लेंगे। ओके, तो F इक्वल टू कितना हो गया ma, तो m क्या हो गया मास, तो इसलिए हमने कैपिटल M। और देखो a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अभी मैंने निकाला mlt माइनस 2, आया कि नहीं आया? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से नोट करिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, फोर्स आ गया बच्चा, क्या आ गया फोर्स, तो फोर्स आ गया तो आप क्या निकाल सकते हैं वर्क। क्यों, कार्य बराबर क्या होता है बच्चा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। वर्क माने क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन, यानी बल की दिशा में विस्थापन। तो वर्क बराबर क्या हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है? तो वर्क W पर क्या हो गया F इंटू एस, लिखते हैं कि नहीं? ठीक, लिखते हैं कि नहीं लिखते? अब इसका मात्रा होगा v, आराम से, क्योंकि कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, वर्क यूनिट क्या होती है जूल, होती है कि नहीं? लेकिन एक दूसरी भी यूनिट होती है, वो भी देखो क्या होती है। अगर यूनिट की बात करें, सबसे पहले देखो यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो देखो क्या होती है, फोर्स की क्या होती है न्यूटन। ऐसे यहाँ पे फोर्स की यूनिट क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, इसकी तो हमने निकाली नहीं, चलिए इसकी भी देख लीजिए पहले। तो मास की क्या होती है केजी, केजी होती है, मास को किसको आप नापते हो किलोग्राम में, और त्वरण की क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या होगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहीं लिखा हो या न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने खोज करी थी तो इसलिए इसकी न्यूटन यानी स्मॉल कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ओके, तो फोर्स की यूनिट 2 होती है, एक होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एमकेएस में, ओके, दूसरा क्या हो गया तुम्हारा न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो कहीं न्यूटन लिखा हो इसका मतलब फोर्स दिया हुआ, कहीं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है तो भी वो क्या दिया है फोर्स दिया है। इसी तरह से वर्क की अगर बात करें तो वर्क यूनिट अगर निकालनी है, वर्क की निकाल, देखिए वर्क यूनिट तो दूसरी क्या हो गई, एक तो न्यूटन, फोर्स की क्या हो गई न्यूटन, और टाइम ये क्या है सेकंड, ये सेकंड नहीं है डिस्प्लेसमेंट है, मतलब विस्थापन, विस्थापन क्या होता है मीटर में होता है, तो क्या हो गया न्यूटन इंटू मीटर, एक तो ये बन गया। ठीक, दूसरा क्या हो जाता है जूल होता है, क्या होता है जूल, इसीलिए एक जूल भी लिख देते हैं ये। और तीसरा अगर बनाना हो और, तो देखो फोर्स की क्या होती है अभी बताया, देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है कि नहीं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इंटू डिस्टेंस की क्या हो गया मीटर, तो 2 बार मीटर हो गया तो ये क्या बन गई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये भी आप लिख सकते हैं बच्चा। ठीक है, तो हुई कि नहीं, देखो वर्क आया, फोर्स आया, तो फोर्स से वर्क निकाल लेंगे और इसी से देखो डायमेंशन निकाल लेंगे, निकालेंगे। इसको नोट करिए जल्दी से, इसको मैं रफ करूं। अब याद रखिए बल की बीमा क्या होती है mlt माइनस 2, हमेशा याद कर लिए बल की बीमा क्या होती है mlt माइनस 2, क्या होती है mlt माइनस 2, फोर्स की क्या होती है mlt माइनस 2। मैं रफ करता हूं, ठीक। अब वर्क निकाल लें, क्योंकि वर्क में ही फोर्स का यूज है। मैंने कहा एक दूसरे से जो इंटरलिंक्ड हो ऐसे बनाते चले जाइए, आप ऑटोमेटिक निकालते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए फोर्स की अभी मैंने निकाली बीमा, डायमेंशन क्या थी फोर्स की, क्या थी mlt माइनस 2। ठीक, क्या डायमेंशन थी अर्थात बीमा क्या थी। ठीक, हिंदी मीडियम वाले उसको कहते हैं बीमा और इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं इसको क्या डायमेंशन। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई mlt माइनस 2, और डिस्टेंस किसमें होती है बच्चा l, तो यानी क्या हो गया ml कितनी बार हो गया 2, तो यानी ml स्क्वायर t माइनस 2। अब ये चीज याद कर लीजिए एकदम जबान पे कि दुनिया का कोई भी कार्य हो, दुनिया की कोई भी ऊर्जा हो, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे प्रत्यास्थ ऊर्जा हो, चाहे स्प्रिंग एनर्जी हो, कोई भी तरह की एनर्जी हो, ठीक है, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे किसी भी तरीके की हो, उन सब की बीमा क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है ml स्क्वायर t माइनस 2। याद कर लीजिए क्या होती है ml स्क्वायर t माइनस 2। अभी हम प्रूव भी करेंगे, चाहे वर्क हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, चाहे किसी भी तरीके की एनर्जी हो, चाहे स्प्रिंग एनर्जी हो, ठीक है, क्या हो स्प्रिंग एनर्जी ऐसे से लिखे दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी तरह की हो, ठीक है, तो ये सब एनर्जी और एक और साथ में लीजिए चाहे टॉर्क हो, क्या हो टॉर्क हो, इन सब की डायमेंशन क्या होती है बच्चा ml स्क्वायर t माइनस 2। याद कर लो क्या होगी ml स्क्वायर t माइनस 2। एनर्जी वो चाहे जैसी हो, क्योंकि जो वर्क की होगी वही एनर्जी की होगी, वो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे जैसी भी एनर्जी हो। अभी हम देखना निकाल के भी आपको दिखाएंगे, निकाल के भी दिखाएंगे।
पहले आप इसको नोट करिए, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम क्या करते हैं, वर्क आ गया। अब देखिए सारी एनर्जी हम प्रूव भी करके दिखाते हैं। चलिए, सारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी है, ठीक, एक दो कर ही दे कम से कम, यकीन हो जाए आपको। तो टॉर्क भी दिखा देते हैं, टॉर्क की भी यही होती है। तो याद कर लीजिए, फोर्स की क्या होती है, मल्टी माइनस टू। फोर्स की क्या होती है, यानी बल की विमा जब भी पूछ ले मास्टर आपसे, तुरंत बताइए मल्टी माइनस टू होती है। और कोई भी ऊर्जा हो, कोई भी कार्य हो, हमेशा क्या होती है, ml स्क्वायर टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू फोर्स की होती है कि नहीं होती, एल में बस एक और एल ऐड कर देना, मतलब ऐड करने वाला है, उसकी पावर एक बढ़ा देना, ठीक है, तो एल स्क्वायर कर देना, बस ml स्क्वायर टी माइनस टू। ओके, चलिए वर्क हो गया। अब देखिए, जैसे हम मान लो सपोज काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, क्या लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जिसको कहते हैं। क्या करते हैं बच्चा, गतिज ऊर्जा, क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। और फॉर्मूला पढ़ाइए गतिज ऊर्जा का, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, ठीक। अब देखिए, अगर इसकी वी, अब जो मात्रक तो आप जानते हैं इसका क्या होता है, जूल होता है। मात्रक क्या होता है, कार्य, देखो ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक। अब दूसरा देखिए क्या करेंगे, अब यहां पे देखिए ये क्या करेंगे, बीमा। तो कांस्टेंट की कोई भी बीमा नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती बच्चा, कोई डायमेंशन नहीं होती। मास की क्या हो गई आपकी, m। और वेलोसिटी की मैंने बताई थी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट टाइम। और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, टाइम की क्या होती है, t। तो ये क्या हो गया, lt माइनस वन। देखिए शॉर्ट में साथ में करते हुए चल रहा हूँ, तो क्या हो गया, lt माइनस वन। हुई थी कि नहीं, देखिए अगर नहीं देखी पिछली क्लास, ठीक है। तो L की पावर कितनी, 2 ml स्क्वायर t माइनस टू। देखिए आया कि नहीं, देखिए यहाँ देखो होल स्क्वायर है ना पूरे का, तो L की स्क्वायर और t माइनस टू। हुआ कि नहीं हुआ, तो देखिए प्रूव हो गया कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी की भी यही हुआ। अब पोटेंशियल एनर्जी की भी देख लेते हैं, क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा देख लेते हैं। क्या, कौन सी ऊर्जा बच्चा, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। U कर लो, क्या हो गया, U से डिनोट करते हैं, U कर लो क्या होता है, mgh। पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब देखो G आ गया, G बेटा क्या है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एसिलेशन, नाम वर्ड आया एसिलेशन, तो जो एसिलेशन की थी वही इसकी भी होगी। एसिलेशन की हमेशा डायमेंशन याद कर लो, क्या होती, वही lt माइनस टू। एसिलेशन की जो होती है वही एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई, ठीक है। तो मास की क्या हो गई, m। और ये क्या, जी क्या, गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण कोई भी हो, lt माइनस टू ही होगी, क्योंकि अभी हमने बताया था एसिलेशन की क्या होती है, इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वी की क्या थी, अभी निकाली थी, lt माइनस वन। और टाइम की क्या थी, टी। टी ऊपर गया तो कितना हो गया, lt माइनस टू। हुआ कि नहीं हुआ, तो कितना हो गया, और इसके ऊपर और h क्या हो गया बच्चा, हाइट। हाइट क्या, डिस्टेंस एक तरीके की। तो डिस्टेंस को किस में करते हैं, l। तो l कितनी बार हो गया, 2 बार। तो ml स्क्वायर t माइनस टू। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत हुई, नहीं हुई ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट फिर लीजिए। अब टॉर्क की भी बता देते हैं, फिर स्प्रिंग एनर्जी बताएंगे जरूर, लेकिन पहले उससे स्प्रिंग का जो स्टिफनेस कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट पहले मैं वो बताऊंगा, तभी स्प्रिंग एनर्जी की भी निकाल के दिखाऊंगा। जितनी भी आपके वो 31 जो पहले पेज में नहीं, कुमार मित्तल की बुक जब आप उठाएंगे ऐसा लरूरा, उसमें जो 31, 32, 35 फॉर्मूले दिए ना, वो उसमें बस फॉर्मूले, और फॉर्मूले के बगल सीधा सीधे क्या करा, डायरेक्ट डायमेंशन लिख दिया। अब बच्चा कर ही नहीं पाता, कैसे निकालना, कैसे कैसे करना है, और टीचर भी नहीं बताते हैं। लेकिन मैं आपको एक एक चीज निकाल के बता रहा हूँ, ये हो कैसे रही है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क, बल आघूर्ण। किसकी बच्चा बात करने जा रहे हैं, बल आघूर्ण। और टॉर्क तो हम कितनी बार बता चुके, कितनी बार, बल गुणे लंबवत दूरी। ऐसा बल जो किसी लंबवत दूरी पे लगे बच्चा। कौन सी दूरी पे लगे, लंबवत दूरी पे। जब लंबवत दूरी पे लगेगा तो वस्तु क्या होगी, घूमने लगेगी, रोटेट करने। मान लो ये कोई रॉड है और इस पर क्या है, परपेंडिकुलर एक फोर्स आप लगा रहे हैं। कितनी डिस्टेंस इसकी, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी, थीटा बराबर क्या है, 90 है, और डिस्टेंस कितनी है, मान लो r। तो जब ये फोर्स लगाएंगे तो ये क्या रोटेट नहीं करेगी थीटा एंगल पे, ऐसे करेगी कि नहीं करेगी। तो ये रोटेशन यानी ये प्रोवाइड करा रहा है मूवमेंट, और जब मूवमेंट प्रोवाइड करा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसी क्वांटिटी को हम एक नई क्वांटिटी कहते हैं बच्चा, टॉर्क। मतलब बल आघूर्ण, बल की दिशा में जो घुमा दे,
बल लगाया इस दिशा, तो इसी दिशा में ये घूमने लगा। लेकिन बल लगना कैसा चाहिए, लंबवत दूरी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो ये दूरी कैसी, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उसकी वजह से एक रोटेशन प्रोवाइड होता है। इसी को कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं बच्चा, टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसकी देखो, इसकी अगर यूनिट पूछ ले तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन इनटू मीटर, डिस्टेंस की क्या होगी, मीटर। और अगर डायमेंशन की बात करें, देखो फोर्स की क्या होती है डायमेंशन, अभी बताया फोर्स की क्या होती है, mlt-2। फोर्स की क्या होती है, mlt-2। याद कर लो, बार बार बोलते रहो मेरे साथ, mlt-2। हाँ आज तो मैंने बोला ही नहीं, कान में लीड लगाई कि नहीं लगाई, तो कान में जरूर लीड लगा लीजिएगा, कॉपी पेन लेके जरूर बैठा। अगर मेरी क्लास में आई हो तो कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए और कान में एक लीड, सस्ती मत दे, कोई 40-50 रुपए की खरीद लेना, इतनी कंजूसी ना करो, ठीक। तो यहाँ पे रख दिया करो, तो क्या हो गया, mlt-2 रखो बल की बीमा, क्या हो गई, mlt-2 हो गई कि नहीं हो गई, और डिस्टेंस की क्या हो गई, l, क्या हो गई, l। क्योंकि वीडियो में जो होती क्लास होती है, जो ऐसे आप लोग जो क्लास लेते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी होती, जब तक कान में लीड ना लगे, अब सामने टीचर होता है एक अलग फीलिंग होती, और आवाज में जब कानों में जब तक आवाज नहीं टीचर की घूमती है, ठीक है, गूंजती, तब तक समझ में नहीं आता है, ठीक है। अब पता लगा वीडियो आपने ऑन कर दिया है, क्लास चल रही है और ध्यान कहीं इधर उधर है, तो ध्यान सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए बोर्ड पे, ठीक है। कॉपी पेन होगा तो फिर मन करेगा लिखने का, थोड़ी देर रखा रहेगा फिर कहेगा अरे लाओ लिख लेते हैं सर, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मजा आ रही है, ठीक। पढ़ लो, बुढ़ापे में नहीं पढ़ना, अभी पढ़ लोगे तो बुढ़ापे पर मौज करोगे, समझ गए। क्या होगा, देखो L कितनी बार होगा, 2 बार हो गया, तो ml²t-2 हुआ कि नहीं। अब देखो टॉर्क की भी वही हो गई कि नहीं, तो टॉर्क की भी हो गई, काइनेटिक एनर्जी की भी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी की और वर्क की, तीनों की क्या, चारों की क्या हो गई, ml²t-2 होती है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है या कोई टीचर आपसे पूछते हैं या कोई भी पूछता है तो आप क्या बताएंगे, ml²t-2, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, और लेवल बढ़ाने का मतलब है यार दूसरे फॉर्मूले की करते हैं, कोशिश करते हैं ट्राई करने की, ठीक। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला मान लो, ये बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है, एक आता है ये यूनिवर्सल, क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल नाम देख रहे हो कितना बड़ा है, ब्रह्मांड जैसे पूरा समाया हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देखो नाम इतना बड़ा, और दर्शन देखो कितने छोटे होंगे, ये देखो कैपिटल जी जिसको कहते हैं, कितना छोटा सा हो गया कि नहीं हो गया। तो इसकी आपसे पूछता है, इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक का मतलब समझते हो, सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब हर जगह, कभी ना बदले, जो ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाओ, चाहे जहां चले जाओ, ठीक। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण, क्या बच्चा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसको किससे डिनोट करते हैं, और साथ साथ ये भी बताएंगे आया कहाँ से, पूरा कहाँ से आया, ठीक। ये भी बता देंगे तुमको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी, कैपिटल जी, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, आया भी कहाँ से। देखो हुआ क्या था, इनमें पहले समझे, जो गुरुत्वाकर्षण बल था, इन्होंने बताया कि मान लो कोई भी यूनिवर्स में 2 बॉडी ले लेते हैं, एक बड़ी एक छोटी, जैसे मन करे, एक का मास मान लो कैपिटल M है, एक का मास स्मॉल m है, या कहीं कहीं बुक में एक का मास M1 मान लिया, एक का मास M2 मान लिया, आप जो भी मान लो, MA मान लो, MB मान लो, बस इतना पता होना चाहिए कि मास को M से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को कैसे डिनोट करते हैं बच्चा, M से डिनोट करते हैं। और दोनों के बीच की दूरी बच्चा कितनी है, R है, ठीक, कितने है, स्मॉल r। तो उन्होंने कहा कि स्मॉल r है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, उसे गुरुत्वाकर्षण, 2 पिंडों के मध्य लगने वाले बल को, मतलब कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, कोई भी यूनिवर्स में कोई 2 बॉडी ले लो, उन दोनों के बीच जो फोर्स लगने वाला उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, नाम इस पता, गुरुत्वाकर्षण यानी आकर्षण बल है, ये क्या प्रतिकर्षण बल नहीं, ये कैसा बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षित करता है, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण जो बल है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, निम्नलिखित 2 बातों पर डिपेंड कर रहा है, विच इज डिपेंड ऑन 2 पैरामीटर। वो 2 पैरामीटर क्या है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी ये फोर्स जनरेट हुआ दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी M1 इंटू M2, दोनों
द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब इसका मतलब तो हम बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको फिर से बताएंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या अंतर है। जबकि सिंबल्स दोनों मिलकर देखने में सेम है, बस फर्क ही क्या है कि डायरेक्टली में सामने सामने दिया होता है जिसकी बात करेंगे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो चीज इनवर्स में यानी अपोजिट उल्टे में दी हुई थी, यानी वो अगर न्यूमरेटर के ना जगह ना होकर वो क्या हो कि डिनोमिनेटर। ऐसा होता क्यों, समझिए। देखिए सपोज करिए, देखिए इन्होंने कहा जैसे मास की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, अगर मास की वैल्यू घटा रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू घट रही है, सपोज। ठीक, अब देखो एक को बढ़ा रहे तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड तो कर रही। ये तो हो गया, मतलब यानी मास की वैल्यू बढ़ रही तो ये भी बढ़ रही, मास की वैल्यू घट रही तो ये भी घट रही। तो जो हो रहा है दोनों में एक जैसा हो रहा है, लेकिन तो एक जैसा हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसीलिए M1 M2 M2 कर दिया, कोई दिक्कत। अब दूसरी देखो बात, अगर मान लो डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कम हो रही है, अभी मान लो हो रही है, क्यों हो रही कैसे हुई बताएंगे। और डिस्टेंस की वैल्यू अगर कम हो रही तो फोर्स की वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही है। ठीक, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। जब भी एक बढ़े और एक घटे, मतलब कोई भी एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी क्या हो रही, घट रही है। मतलब एक क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, दूसरी क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। एक इंक्रीज करने से दूसरी डिक्रीज हो, या एक की डिक्रीज करने से दूसरी इंक्रीज हो, तो वहां पर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, यानी कहने मतलब वो चीज क्या होगी, यानी डिस्टेंस के साथ तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया। अब इसका मतलब समझ लो, मान लो थोड़ी देर के लिए वही पापा मम्मी वाला एग्जाम्पल बार बार देते हैं, ठीक है, तो वही वाला एग्जाम्पल है कि अगर मान लो आप मम्मी पापा के पास हो, मतलब ये हैं तुम्हारे पापा, कौन है, पापा, ठीक, और तुम मम्मी पापा हैं तुम्हारे, MP लिखे दे रहे, मम्मी एंड पापा, और ये हो तुम एंड यू वाई। अब इनके पास हो बच्चा, डिस्टेंस यानी कम है, पास हो ना, तो बच्चा फोर्स कितना ज्यादा होता है। रोज गरियाए जाते हो, रोज चिल्लाए जाते हो, चिल्लाए जाते हो कि नहीं, रोज चिल्लाते, नाश काटा सुअर हराम जाता बैठा रहता है दिन भर, कुछ करता नहीं है, बस लगा के लेट दिन भर व्हाट्सअप फेसबुक में घुसा रहता है, यही तो बताते हो, यही चिल्लाते नहीं। और तुम्हारे इतनी तेज आग लगती है, अगर कौनो दूसर हो तो हमें लग रहा उठा दई मारो। अगर मम्मी पापा ना हो तो अगर कौनो और दूसरा बैठा हो, दोस्त वोस्त यार हो, भाई तुमने बोला कैसे कैसे बोला, मार उसको, पता लगा घूसे घूसे बजा दो धर के, इतनी गुस्सा चढ़ती। तो तुम्हारा टेम्पर कितना हाई हो जाता है, यानी फोर्स इतना ज्यादा होता है उस समय कि बता नहीं सकते। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कम है बच्चा। और यही जगह अगर कह दे पापा एक बढ़िया सा कह दे बच्चा तुम्हारा हॉस्टल में भेजेंगे, तो पापा मम्मी को तो तकलीफ होती क्योंकि बच्चा हमारा दूर जा रहा है, लेकिन बच्चा कितना खुश होता है। क्यों, क्योंकि भाई दिल्ली जा रहे हैं, अब हम दिल्ली में रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, खुश हो जाओगे। मतलब अब हमारे ऊपर क्या होगा, ये जो फोर्स रोज चिल्लाए करते थे, सुबेरे उठो, सो रहे, ये कर रहे, ठंडी है, उठे ऐसा कूड़क तरह पड़े रहते, अब जब दिल्ली पहुंच गए तो दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, हॉस्टल में पहुंच, अब आजाद हो गए तुम, कोई चिल्लाने वाला नहीं, मारने पीटने वाला नहीं है, डांटने वाला नहीं। तो फिर क्या हो गया, दूरी बढ़ी, क्या हो गई, मतलब अब आप मम्मी पापा से यानी MP साहब जी से कहां पहुंच गए, बहुत दूर, दूरी बढ़ गई तो डिस्टेंस बढ़ी, तो फोर्स कितना कम हो गया, हो गया नहीं। तो बेटा ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही चीजें हो रही हैं। ऐसे ही इनकी लाइफ में, जैसे फिजिक्स की लाइफ में ये चार्ज, ये मास, बॉडी, ये सब है, तो जो हमारी लाइफ में है ना, वही इनकी लाइफ में भी है। अब अगर आप इनकी लाइफ को पढ़े, अच्छी तरीके से समझे तो समझ में आएगा, रिलेट करना आना चाहिए बस, समझे। तो दूरी क्या हो गई, दूरी बढ़ी, फोर्स कम हो गया। ठीक इसी तरह से अगर दो पिंड हैं तुम्हारे, दो बॉडीज हैं, दो बॉडी हैं हैविंग अ मास M1 एंड M2 एंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r मीटर, दोनों को r मीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं, तो वो क्या होता है कि उनके बीच दूरी बढ़ती गई, इंक्रीज कर रहे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे तो फोर्स कम होता जा रहा। मान लो ये मैग्नेट है, मैग्नेट से दूर जाएंगे तो आपका क्या होगा, फोर्स की स्ट्रेंथ कम, पास आएंगे तो यानी मैग्नेट क्या करे, अट्रैक्ट, फोर्स की वैल्यू वहां पर ज्यादा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो डिस्टेंस कम होने से, यानी कहने का मतलब है, अब समझो, यानी डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, और उल्टा कर दो, अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ेगा। नहीं आया समझ में, चल। तो ये सब चीजें हमने आपको बता दी, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब तो समझ में आ गया होगा, शायद नहीं आया फिर बताएं, अरे आ गया होगा, ठीक। चलो अब क्या करते हैं,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाती है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर बन गया। बना कि नहीं बना बच्चा? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, दोनों को कंबाइन करो ना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करोगे, एक नया फार्मूला बन जाता है, नया फार्मूला बन जाता है। ठीक है, वो फार्मूला ये देखो बन के तैयार हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम तो ये भी आपको बता रहे हैं आया कहां से भी, कैपिटल जी देखो कहां से आते हैं, देखो कहां से आ जाते हैं। ठीक, तो एफ ये आया आपका। जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो इतिहास गवाह है, कोई ना कोई कांस्टेंट आ ही जाता है, यानी सारे बच्चे गवाह हैं, जिसने एक्सपेरिमेंट किया वो भी बताए हुए हैं, वो तो बताएंगे ही। क्या आता है? ये कैपिटल जी आ जाता है। यही कैपिटल जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्योंकि न्यूटन ने ही ये खोज करी थी, न्यूटन ने ही देखा था ये करके एक्सपेरिमेंट। ओके, तो जहां से जी का फॉर्मूला बनाइए, क्या हो गया? तो समझ गए ये कौन सा है? ये आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपसे, लेकिन पूछा यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसी जी को क्या कहते हैं हम? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बच्चा इस तरह कोई भी एक एक चीज को नहीं डिस्कस करेगा, वो सीधे यूनिट और डायमेंशन निकालेगा और कहेगा बस याद कर लेना, सुनाना कल। ठीक, अब सुनाएगा कहां से? वो खोपड़ी आधे घंटे खजुलाएगा बैठ के, कहेगा समझे में नहीं आ रहा मास्टर साहब, कुछ सुनाएं कहां से? और वो डर के मारे कुछ कह भी नहीं पाता, क्या करे, दिलिया डंडा खड़े रहते हैं। तो हम आपको एक एक चीज बता रहे कि यहां तक आप सोचिए, मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता और निकाल के बता, लेकिन ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता, ये उनके लिए है। ठीक है, जिनको पता है तो वो अपनी बुद्धि अपनी थोड़े पास अपने पास रखे, थोड़ी देर में शांत हो जाए, दूसरों को भी समझने दें। ठीक, चलिए अब देखिए, यही कैपिटल जी को क्या कहते हैं बच्चा? न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसकी विमा और मात्रा निकालनी है। ठीक है, नोट कर लिया। अब इस जी का फॉर्मूला बनाइए, क्योंकि जब भी हमने कहा था मात्रा को विमा यानी यूनिट और डायमेंशन निकालनी होती है, तो हमेशा क्या करना होता है? जब भी यूनिट और डायमेंशन निकालने तो फॉर्मूला पता होना चाहिए यूनिट डायमेंशन के लिए। तो हमने ये फॉर्मूला बना लिया, कभी पूछे तो। अब जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए जी, ये क्या है? डिवाइड में है कि नहीं? भाग में है, तो कहाँ चला जाएगा बच्चा? गुणे में, यानी क्या हो जाएगा? एफ इंटू आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? डिवाइड में, यानी m1 इंटू m2। क्या ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना? अब हमें इसी का मात्रक और विमा निकालना। मैं इसको रफ कर दूं अगर आपने नोट कर लिया हो तो। ठीक, चलिए कॉपी पेन लेके बैठे हैं कि नहीं? बस ऐसे ही बैठ गए, ऐसे पढ़ेंगे तो कभी कुछ नहीं समझ में आना है, इसी बहाने आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए, अब इसका मात्रक बताने तो बेटा फोर्स है, फोर्स यानी बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। इनटू ये क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस का मात्रक यानी यूनिट क्या होती है? मीटर, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा तो मीटर स्क्वायर। ठीक, और ये क्या हो गया? मास का, केजी। ठीक, मास का क्या हो गया आपका? यहाँ पे केजी में होता है हमेशा, और ये भी दूसरा मास है, ये भी क्या हो गया? केजी। तो 2 बार केजी हो गया, तो क्या बना? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कहीं भी लिखा है यूनिट, इसका मतलब वो कैपिटल जी है। क्या है बच्चा? कैपिटल जी है, याद कर लीजिए। ओके, ठीक, अब ये तो यूनिट तो आ गई हमारे पास। अब यूनिट के बाद अगर आपसे डायमेंशन पूछ दे यानी विमा पूछ दे, ये तो यूनिट निकाल दी हमने, निकाल दी। यूनिट मतलब मात्रक, ये मात्रक था। अब विमा की अगर हम बात करें तो विमा भी इसी फॉर्मूले से, देखो बहुत सिंपल है। अब फॉर्मूला भी क्या निकाला था? G इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ये यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुरंत याद आना चाहिए कि एफ इक्वल टू क्या होता है? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसी में मिलता है कैपिटल जी। तो तुरंत यही वाला फॉर्मूला लिखो, यहां से कैपिटल जी की वैल्यू निकालो, फॉर्मूला बनाओ और वैल्यू पुट करते चले जाओ। फोर्स की, अब देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चा? mlt-2। अभी मैंने बताया था करके कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt-2। क्या होती है बच्चा? mlt-2। और डिस्टेंस की क्या होती है? l, तो l का स्क्वायर। और देखिए मास की क्या होती है? m। जहां भी मास दिखे वहां m लिखो। ये भी मास क्या हो गया? m। हो गया कि नहीं हो गया? और इसको एक m से एक m कैंसिल, ये एक m ऊपर गया तो क्या हो गया? माइनस का l कितनी बार हो गया? 3 बार, तो ml³ और t-2। देखिए आया।
आया कि नहीं आया, समझ में आ गया कि नहीं? अब ये कहाँ से आया है, किस तरह से हुआ, आपको पूरी तरीके से पता चल गया हो। अब आप 10 लोगों को और बताइए, ठीक। चलिए, अब ये हो गया। अब इसी तरह से स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ठीक। अब स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट निकालते हैं, ठीक है। स्प्रिंग का बल नियतांक, जिसे के से प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, स्प्रिंग का बल नियतांक की मात्रक और बीमा पूछा जाता है। क्या होता है, स्प्रिंग का बल नियतांक, ठीक। क्या कहते हैं, स्टिफनेस, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट। अब ये चिड़िया किस चीज का नाम है भाई, ये कौन सी चिड़िया है भाई, इसको कैसे समझाएं, ये तो हमने अभी सुना ही नहीं है। हाँ, अभी आप जब स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे, जब आप स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम आपको वहां पर बताएंगे। जब स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो वहां पर और अच्छे से बताएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा एक रिकैप दे देते, रिकॉल कर देते, छोटा छोटा सा थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलेंगे साथ में। अब स्प्रिंग कह रहे हैं तो स्प्रिंग आप बनाओ भाई। वैसे तो इसका फॉर्मूला, स्प्रिंग कांस्टेंट को बच्चा किससे डिनोट करते हैं, के, और इसका फॉर्मूला होता है के इक्वल टू एफ अपॉन क्या होता है बच्चा, एक्स। क्या होता है, के इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एक्स। मान लिया ये सपोज करिए आपकी स्प्रिंग है, ठीक, ये स्प्रिंग है, नहीं लग रही, चलो फिर ऐसे बना के रखो, शायद लगने लगे। अब लग रही कि नहीं लग रही, हाँ अब लग रही होगी, समझाने के लिए था बस, ये समझिए। अब मान लीजिए इसकी डिस्टेंस क्या थी, अभी x थी, और आप यहां पर इस पे F फोर्स लगाइए, तो क्या ये कंप्रेस होगी कि नहीं होगी, कंप्रेस होगी, मतलब ये क्या होगी, संपीड़ित होगी। संपीड़न का मतलब होता है हाँ, संपीड़न और वेलर। तो संपीड़न का मतलब कोई चीज कंप्रेस करना, यानी दबाना। तो मैं इस तरह से फोर्स लगा रहा हूं तो ये दबेगी कि नहीं, तो इसकी डिस्टेंस कुछ कम हो जाएगी कि नहीं, कम हो जाएगी नहीं, मतलब सिकुड़ के ये आ गया, इससे आगे फोर्स लगाएंगे तो इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, मान लो एक्स डैश हो गई, हो रही, मतलब मैंने फोर्स ऐसे लगाया, बढ़ाई, तो यहाँ पर इस तरीके से, तो डिस्टेंस क्या हो गई तुम्हारी, घट रही है, सॉरी घट रही कि नहीं, यानी फोर्स, सॉरी ऐसे समझिए, इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या हो गया कि फोर्स लगाया तो ये क्या हो गया, इसकी डिस्टेंस में फर्क आ रहा कि नहीं, आ रहा कि नहीं है ना, तो फोर्स लगा रहे हैं, डिस्टेंस कंप्रेस हो रही नहीं, तो ये जो ये हो रही है, तो यानी इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, क्योंकि फोर्स जो जिस पर डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी क्वांटिटी पर, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं एक्स पे डिपेंड कर रहा है। यानी अब मान लो, ठीक, ये फोर्स लगाया, अब मान लो यही स्प्रिंग ऐसे है, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो स्प्रिंग की डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ेगी, खींच रही कि नहीं खींच रही। तो कहने का मतलब यानी फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये डिस्टेंस, किसकी, ये स्प्रिंग की जो डिस्टेंस है, तो ये बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ाने पे बढ़ रही है, घटाने पे घट रही है, ठीक है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एक्स, और जब हटता है एक कांस्टेंट आ जाता है के, ठीक, के क्या लगा देते हैं, के, एफ इक्वल टू क्या हो जाता है, के एक्स, ठीक, क्या होता है, के एक्स होता है, और यहां से के इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ अपॉन एक्स, क्या हो जाता है, एफ अपॉन एक्स। यही स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा, स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं, स्प्रिंग का बल नियतांक। इसका मतलब हो गया, ये बल नियतांक मतलब इतनी दूरी पर स्प्रिंग की, मान लो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग की इतनी लेंथ पर इतना बल लग रहा है, ठीक, तो मान लो एल, मान लो 1 मीटर पे 1 न्यूटन बल, 2 मीटर पे कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन बल। तो मतलब कहने का मतलब है फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा है जब, तो उसे क्या कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहे जाते हैं, यानी के इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। यानी स्प्रिंग जो है उसकी स्ट्रेंथ को, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, स्प्रिंग की स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है कि कोई भी फोर्स कितनी, मतलब डिस्टेंस तक की कितना वो बियर कर सकता है, ठीक। नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ हमारी कॉइल्स हो गई, कॉइल्स हो गई। तो मान लिया इतनी डिस्टेंस पे हमारा इतना फोर्स ये काम कर रहा था, एफ, ओके। तो ये बियर करने की प्रॉपर्टी बताता है, वो किससे पता चलता है, हमारा किससे पता चलता है, ये के इक्वल टू एफ अपॉन एक्स,
ओके, तो ये याद रखिए कि जब भी आए तो आपको हमेशा ही बनाना कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक क्वांटिटी आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, के, और के इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एफ अपॉन एक्स। क्या होता है, के इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एक्स। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, अभी बताया था यूनिट की, फोर्स की क्या होती है, बल का मात्रक क्या होता है बच्चा, न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया। तो कहीं भी स्प्रिंग कांस्टेंट की आपसे यूनिट पूछ ले तो न्यूटन पर मीटर, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैंने थोड़ा सा ऐसे ही नॉर्मल समझाया क्योंकि जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर है आपका पूरा, ठीक है। अभी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ेंगे, एसएचएम, सरल आवर्त गति, ये सब चीजें पढ़ेंगे, वहां ये सब मिलेगा पूरा। अभी स्ट्रेस स्ट्रेन, अभी तो आप क्या कर रहे हैं, पूरे चैप्टर हैं सब, उनमें जितने भी फॉर्मूले हैं उनके सबके क्या यूनिट और डायमेंशन निकालना सीख रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, वो मैं दिक्कत आपकी दूर कर रहा हूँ, ठीक। अब क्या करेंगे, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो फोर्स की डायमेंशन बच्चा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। मैंने कहा था फोर्स की याद करो, एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस की क्या होती है, एल। तो देखिए एल से एल कैंसिल, तो क्या हो गई, एम टी माइनस टू। क्या हो गया, एम टी माइनस टू। याद कर लीजिए कभी भी कि स्प्रिंग कांस्टेंट, आप देख भी लीजिए जाके बुक में, एम टी माइनस टू दिया हुआ है। क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी, एम टी माइनस टू, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, के करो एफ अपॉन एक्स, और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर आगे कुछ बताते हैं। चलिए, ठीक, अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, चलिए स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, स्ट्रेस। किस, इसको क्या कहते हैं, प्रतिबल। क्या कहते हैं, प्रतिबल। क्या कहते हैं, स्ट्रेस, ठीक, क्या कहते हैं, प्रतिबल। अब देखो, जिसको स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग वैसे फोर्स होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, और स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, और फोर्स को एफ से। इतना याद रखिए, ठीक। फॉर्मूले में बताता हूं, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको कहते हैं प्रतिबल। क्या कहते हैं, प्रतिबल। अब होता क्या है ये थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। जैसे, चलिए अब बता ही देता हूं थोड़ा सा। जैसे मान लो ये हमारी कोई बॉडी है, ठीक, ये स्ट्रेस जो है ना दिखाई देने वाला फोर्स है। क्या दिमाग में आपके जो स्ट्रेस जनरेट होता है क्या वो दिखाई देता है, नहीं ना, ना दिखाई देने वाला, ये फील करने वाला फोर्स है। तो आपको स्ट्रेस होता है तो आप फील करते हैं कि हाँ मुझे स्ट्रेस है, ठीक है, और ये ना दिखाई देने वाला फोर्स है। मान लो मैंने इस पर फोर्स लगाया, कैसा, लो ये फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, क्या लगा रहे हैं, ऐसे हटा दीजिए इसको, ऐसे कर लीजिए, एक ब्लॉक ले लीजिए, और इस पे मैंने मान लिया एफ फोर्स लगाया या पी फोर्स लगा रहे हैं, चलिए, ठीक। और दोनों फोर्स कैसे, टेंसाइल है। जब फोर्स क्या हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे खींच रहे हैं तो इसको कहते हैं टेंसाइल फोर्स। और जब ऐसे फोर्स लग रहे हो, मतलब ऐसे फोर्स लग रहे हैं बाहर की तरफ, तो वो क्या हो गया, टेंसाइल फोर्स, इसको कहते हैं तनाव बल। और जब ऐसे बल लग रहे हैं, मतलब ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं, यानी संपीड़न बल, ठीक है। तो जब ऐसे करेंगे तो वस्तु क्या होगी, अपनी तरफ खींच रही, दोनों टेंसाइल फोर्स है तो क्या करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, खींचेंगे, खींचेंगे तो इसकी क्या होगी, लेंथ बढ़ेगी, तो यानी इस एरिया पे खिंचाव आएगा, आएगा कि नहीं, स्ट्रेच होगी। तो ये क्या करेंगे, अगर इनका क्रॉस सेक्शन कट कर दो, कट कर दो भाई, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा कि नहीं। तो अब ये दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोज। लेकिन यहां पर जब मटेरियल ब्रेक होने की स्थिति में, ब्रेक तो होगा नहीं, तो एक कंडीशन होगी जिसके बाद ब्रेक होगा, जब हम आपको पढ़ाएंगे इलास्टिसिटी स्ट्रेस वाले चैप्टर में, तब और अच्छी से इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी मैं ये थोड़ा सा ब्रीफ में ऐसे नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो इसका अपोज कर रहा है क्वांटिटी जनरेट हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस, ठीक है।
एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है जो इस मेटल को क्या होता है डिफॉर्म होने से रोकता है, मतलब क्या होता है उसके रूप को आकृति को बदलने से रोकता है। आप इधर खींच रहे हैं लेकिन वो क्या हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करता है, जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करता है उसी को हम निकालते हैं, उसी को कहते हैं सिग्मा यानी स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस जनरेट क्या हो रहा है मेटल के अंदर ना दिखाई देने वाला फोर्स है। स्ट्रेस क्या है, ना दिखाई देने वाला, ठीक है, स्ट्रेस नहीं दिखाई देता। तो ये जो इसका इतना एरिया होगा इतने में जनरेट हुआ वही हमारा क्या होगा यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसीलिए कहा जाता है वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, मतलब जो आंतरिक बल है, अंदर जो बल लग रहा है, मतलब हम खींच रहे हैं इधर दोनों तरफ से टेंसाइल, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं उसको डिफॉर्म होने नहीं दे रहे। तो इसका मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स काम कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जो उसको क्या करने जा रहा है उधर मोशन में नहीं आने दे रहा, डिफॉर्म नहीं होने दे रहा है। तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी बस आप इतना समझिए क्योंकि आपको यूनिट और डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया की अगर आप टेंसाइल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो उसकी एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस फोर्स पर अपॉन एरिया हो जाएगा। आप उसका एरिया कितने एरिया में जनरेट हुआ उस एरिया से डिवाइड कर देते हैं उस फोर्स में। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, आपने इसको F लिख सकते थे, ये मैंने P लिख दिया था, ओके। चलिए अब बात करते हैं, चलिए किसकी, यूनिट की। किसकी बात करते हैं, यूनिट की। तो फोर्स की यूनिट बच्चा कितनी हो गई, क्या होती है न्यूटन, और एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो हमेशा इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए फोर्स की क्या हो गई न्यूटन, एरिया की क्या हो गई मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? अब अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, किसकी बात करें, डायमेंशन की बात करें, यानी वीमा की हम बात करें, क्या बात करें वीमा की, तो फोर्स की क्या होती है एम एल टी माइनस टू, और एरिया की क्या होती है एल स्क्वायर। एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो एक एल बचेगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। होगा कि नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था इसकी यूनिट और ये था डायमेंशन। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे स्ट्रेन बनाएंगे, विकृति। तो प्रतिबल, मतलब देखो नाम से पता चल रहा था यहाँ प्रतिबल, प्रतिबल बल की विपरीत दिशा में जो बल लगे वो क्या है प्रतिबल, यानी एंटी है। एंटी मतलब विरोधी है, जो विरोध करता है, अपोज करता है उसके डिफॉर्मेशन को। मतलब इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होता है व्हेन यू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जब किसी वस्तु पर आप बाह्य बल आरोपित करते हैं दोनों तरफ से, तो क्या करते हैं वो बल की दिशा में विस्थापित होने लगती है, वो वस्तु भी होने लगती है। लेकिन जो अगर लगाने के बाद आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फोर्स इफ बॉडी रीगेन इट्स क्या करे इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जैसे रबर बैंड होती है, रबर बैंड को आपने क्या करा खींचते गए, एक फोर्स लगा रहे, टेंसाइल फोर्स, खींच रहे तो फोर्स लगा के खींचते गए, और आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स तो बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। यही स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस मतलब होता है बॉडी को आप खींच रहे हैं लेकिन एक इलास्टिक जो रबर बैंड है आपको क्या कर रही है वो स्ट्रेच होने नहीं दे रही है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, एक सीमा है। तो उस कंडीशन लिमिट तक की जब तक आप करते रहते हैं तब तक तो वो अपनी स्टेट को प्राप्त कर लेगा, मतलब अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, तो उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन फोर्स लगाने के बाद मतलब क्या कहते हैं खींचते गए के कंडीशन है, लेकिन एक कंडीशन बाद क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है ब्रेक हो जाती है। तो ब्रेक हो जाती है दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। क्या आता है उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं, मतलब बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पा जाती है, मतलब वो दोबारा से नहीं रीगेन कर पा रही, तो इसको कहते हैं प्लास्टिक सिटी कहते हैं। ठीक है, तो अभी जब प्रत्यास्थता पढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे। अब इसी तरीके से एक नई क्वांटिटी आ जाती है जिसका नाम है स्ट्रेन, जिसको कहते हैं विकृति। क्या कहते हैं बच्चा? विकृति। विकृति मतलब नई आकृति, तो यानी आकृति में बदलाव हो रहा है। मान लो ये ऑब्जेक्ट हमारी थी, ठीक, और इसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी पहले L थी, और इस पे हमने फोर्स लगाया टेंसाइल फोर्स यानी, ठीक है। तो इस
जब इसको खींच रहे हैं तो इसकी लेंथ में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो मान लो L प्लस कितना हो गया, डेल्टा L बढ़ के हो गए कि नहीं। यही चीज आप कंप्रेसिव नेचर में भी कर सकते थे। तो विकृति को बच्चा हम किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से। इन्होंने बताया कि चेंज इन डायमेंशन यानी चेंज इन लेंथ यानी चेंज इन डायमेंशन आप करो। डायमेंशन का मतलब होता है उसकी कोई भी मान, लेंथ या ब्रेथ या हाइट, ठीक है। चेंज इन आकर मतलब कहते हो लेंथ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन, अब देखो चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन में चेंज बच्चा कितना आया, L प्लस। चेंज का मतलब पहले क्या था, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, एल एफ माइनस का LI, यही तो हो गया। और ओरिजिनल लेंथ बच्चा कितनी थी, L थी। तो देखो फाइनल लेंथ कितनी हो गई, L प्लस डेल्टा L, और इनिशियल कितनी थी, L थी, ठीक है नहीं थी। और L, इसको सॉल्व कर दो, L प्लस डेल्टा L माइनस का L अपॉन L, ये माइनस L प्लस L कैंसिल, तो कितना हो गया, डेल्टा L अपॉन L, हो गया कि नहीं। तो एक्चुअल में क्या है फॉर्मूला कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब कि जो हमारी आकृति में मतलब लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं बच्चा, विकृति कहते हैं। और इसकी ना तो यूनिट होती है ना ही डायमेंशन होती है, इसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहते हैं और यूनिट लेस क्वांटिटी कहते हैं। क्यों, क्योंकि डेल्टा एल, एल क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर, यूनिट होती है। और यहाँ भी एल क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रा क्या, मीटर। तो मीटर और मीटर कैंसिल हो गए, तो फिर क्या हो गई, इसकी कोई यूनिट ही नहीं हुई, तो ये क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया। तो ये पूछा जाता है कि स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस। और डायमेंशन, डायमेंशन भी लिखोगे तो क्या होती है, कैपिटल एल, और इसकी भी क्या होगी, कैपिटल एल, दोनों कैंसिल हो गए, क्या हो गया, जीरो। यानी क्या हो गया कि L की पावर 0 आएगा, इसका मतलब हो गया ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, ये क्या होता है, ना तो इसकी कोई यूनिट होती है, यूनिट लेस होता है, और क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, दोनों लेंथ लेंथ का रेशियो होगा। अगर मान लो फोर्स और फोर्स का रेशियो निकालोगे तो भाई क्या आएगा, कुछ नहीं, 1 1 कांस्टेंट की डायमेंशन कुछ होती ही नहीं, होती नहीं। तो क्या हो जाएगा, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं। कैसे आया कि स्ट्रेन क्या है, विकृति, मतलब जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, तनाव बल लगाते हैं, ठीक है, यही हमारी ऑब्जेक्ट थी। और इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले इसकी लंबाई ये थी, तो खींचते खींचते तो फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसकी लेंथ में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो मतलब चेंज कितना, मान लो इतनी बढ़ गई खींचने पे, इतनी लेंथ बढ़ गई इसकी, तो चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल बढ़ी, और अपॉन ओरिजिनल लेंथ डिवाइड कर दो। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बच्चा, एप्सिलॉन। और यूनिट और डायमेंशन होगी नहीं, यूनिट और डायमेंशन होगी नहीं, क्यों, क्योंकि यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी मेरी क्लास। अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, दूसरों का भी तो कल्याण करिए, कर भला तो हो भला, ठीक। जब दूसरों का भला करोगे तभी आपका भी भला होगा, ठीक है। तो अब ये सब का नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप मैं आपने ये सारा काम पूरा रिवीजन किया होगा कि नहीं किया होगा। अब ये आप झूठ मतलब मत बोले, आप हमसे तो ऐसे झूठ बोल लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल पाएंगे, ठीक। क्योंकि कमरे में एक नहीं दो लोग होते हैं, आप खुद होते हैं, दूसरा क्या होता है, भगवान। कोई नहीं देख रहा होता लेकिन ईश्वर जरूर देख रहा होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं सच, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे।